नमस्कार स्टूडेंट। आज हम समकालीन राजनीतिक मुद्दे के चौथे यूनिट में पहुँचे हैं और हम यहाँ पर निशस्त्रीकरण और शस्त्रों की रोकथाम के संबंध में पढ़ेंगे और अं- विश्व के विभिन्न देशों की इन अस्त्र शस्त्र को रोकने की क्या प्रयास रहे हैं, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले हम निशस्त्रीकरण होता क्या है, इसके संबंध में ये चालू कैसे हुआ, इसके संबंध पढ़ेंगे। तो प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध होने वाली विनाश लीला को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि इस प्रकार के युद्ध दोबारा होता रहा तो क्या है, मानव जाति की कल्पना कर पाना या उसकी रक्षा कर पाना यह असंभव है। और मानव जाति की कल्पना या उसकी रक्षा तभी किया जा सकता है जब जिन साधनों के कारण क्या है, ये विश्व की जो विनाश लीला चालू हुई थी, जिन साधनों के कारण या जिन हथियारों के कारण क्या हुआ था, इन विनाश लीला के आरंभ हुआ था। जब तक हम उस हथियारों को क्या नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे या समाप्त नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे, तब तक हम इस युद्ध को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। प्रथम युद्ध के पश्चात पेरिस सम्मेलन में शस्त्रों की इस होड़ को मित्र राष्ट्र ने, जर्मनी व उसके मित्र राष्ट्रों ने विश्व सैनिकीकृत करके उनकी सैनिक शक्ति को व शस्त्रीकरण की सार्थक को सामर्थ्य को परिसीमित करने का प्रयास किया था। परंतु विश्व के समस्त देशों ने या कुछ देशों ने क्या किया था, इस निशस्त्रीकरण की जो सोच है, निशस्त्रीकरण की सोच है, उसको क्या करके छोड़कर, जैसे कि नाजी जर्मनी या अन्य राष्ट्रों द्वारा शस्त्रों की होड़ ने निशस्त्रीकरण की सीमा को लांग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ या सामने आया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो भागों में बढ़ गया, साम्यवादी एवं गैर साम्यवादी या पश्चिमी शक्ति में बढ़ गया, और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा ने निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने से रोका। या कहा जा सकता है कि दोनों शक्तिशाली खेमा ने ज़्यादा से ज़्यादा हथियार या ताकतवर बनने के दृष्टिकोण से या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार उत्पादित करना प्रारंभ कर दिया, बनाने प्रारंभ कर दिया, जिससे निशस्त्रीकरण तो नहीं हो सका, बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया, परमाणु शस्त्रों की जो बनाने की जो होड़ है उसे आरंभ कर दिया। कहा जा सकता है कि उसी समय से परमाणु बम, जो विश्व के लिए एक विनाश की साधन हो सकता है, उसको बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। महाशक्तियों की इस प्रतिस्पर्धा ने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय समाज में शस्त्रों को समाज करने या कम करने के जो प्रयास में लगा गया। किंतु यह एक सत्य ये भी है आज कि इस प्रयास में पूर्ण सफलता न प्राप्त हो सकी है। कुछ विचारकों का मानना है कि राष्ट्रों को पूर्णतः निशस्त्रीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी सुरक्षा व भाषण उनकी प्राथमिक आवश्यकता है, जिससे सैन्य शस्त्र सामग्री आवश्यक है। वास्तव में युद्ध शस्त्रों से नहीं लड़े जाते, यह मानव मस्तिष्क में पैदा होता है, और यह दो राष्ट्रों के मध्य क्या है, वैमनस्य, परस्पर मन मुटाव और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्या के कारण क्या है, हथियारों का रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक लोगों की जो प्रकृति या स्वभाव है वो सरल या सामान्य नहीं होगा, तब तक क्या नहीं कर सकते हम, निशस्त्रीकरण की जो भावना है उसे क्या नहीं कर सकते, निशस्त्रीकरण की जो भावना है उसे स्थापित नहीं कर सकते हैं। मगर क्या कर सकते हैं, अगर लोगों के स्वभाव में हथियारों के जो युद्ध है उसे तो हम टाल नहीं सकते, मगर उसमें कमी ला सकते हैं। इसके संबंध में मार्गन्थव ने कहा है, निशस्त्रीकरण कुछ या समस्त शस्त्रों के कटौती है उसको समाप्त करना है, जिसे निशस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो। कहने का मतलब एक उनका मानना है कि जो निशस्त्रीकरण है, कुछ थोड़ा थोड़ा या सभी शस्त्रों को कटौती कर देना चाहिए, उसको कटौती कर देनी है, समाप्त कर देना चाहिए, जिससे शस्त्रीकरण की जो दौड़ है, कहने का मतलब ये कि सभी राष्ट्र क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार एकत्रित करना चाहते हैं। उन एकत्रीकरण करने की जो सोच है उसे कम से कम खत्म किया जा सके। तो निशस्त्रीकरण को सामान्यतः स्थानीय या मात्रात्मक एवं गुणात्मक भागों में बांटा जा सकता है। सामान्यतः निशस्त्रीकरण का तात्पर्य उस उस निशस्त्रीकरण है जिसमें सभी राष्ट्र भाग लें, जैसे कि 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन। स्थानीय निशस्त्रीकरण में से हमारा अभिप्राय है कि उस निशस्त्रीकरण है जिसमें सीमित संख्या में या कुछ ही राष्ट्र भाग लेते हैं, जैसे कि 1871 का अमेरिका और कनाडा के बीच रस बागेर सम्मेलन। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण के तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रों पर नियंत्रण से है, जबकि गुणात्मक शस्त्रीकरण है कि किन्हीं विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम करना या अथवा समाप्त करना।
मार्गन्थन के अनुसार से हथियारों की दौड़ समाप्त करने के कुछ या सभी हथियारों को कम करना अथवा समाप्त कर देना निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण वर्तमान युग की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सर्व महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या पर मानव जाति का भविष्य निर्भर करता है और इसी समस्या के समाधान यह बात पर निर्भर करती है कि मानव जाति शांति की ओर बढ़ेगी या विनाश की ओर बढ़ेगी। कहने का मतलब ये कि संपूर्ण निशस्त्रीकरण एक व्यापक स्तर पर पूर्ण रूप से शस्त्रों को समाप्त करने या प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। वास्तव में पूर्ण निशस्त्रीकरण का तात्पर्य है कि विश्व में एक ऐसी व्यवस्था का आना जहां युद्ध करने की समस्त मानवीय एवं भौतिक साधनों को समाप्त कर दिए गए हों। अब जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम निशस्त्रीकरण या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित नहीं कर सकते। निशस्त्रीकरण कार्यक्रम को कुछ विचारकों द्वारा शस्त्र नियंत्रण का भी संज्ञा दी गई है। उसका मत है कि निशस्त्रीकरण की जगह यह शब्द ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि निशस्त्रीकरण के अनुसार से किसी भी राष्ट्र के पास किसी भी प्रकार के हथियार का न होना। पूर्ण निशस्त्रीकरण वर्तमान समय में कोई भी राष्ट्र नहीं चाहता क्योंकि आत्मरक्षा, आंतरिक व्यवस्था तथा उसकी अप्रत्याशित बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अपनी दायित्व को पूर्ति करने के लिए सैन्य बल को कुछ हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके मत में आवश्यकता है, उसके लिए उनको आवश्यकता है शस्त्र नियंत्रण की पूर्ण निशस्त्रीकरण की नहीं है, बल्कि शस्त्र नियंत्रण वास्तव में घातक विनाशकारी परिणामों को रोकना है, विशेषकर परमाणु युद्धों को परिणाम को। इसलिए शस्त्र नियंत्रण शब्द का प्रयोग अधिकांश विचारकों को सार्थक और व्यवहारिक लगता है और निशस्त्रीकरण वास्तव में एक आदर्श है जो व्यवहार में प्राप्त करना कठिन है। और निशस्त्रीकरण का समस्या समाधान नहीं बल्कि एक माध्यम है जो तभी प्राप्त हो सकता है जब वह उद्देश्यपूर्ण और योजनाबद्ध हो। ये तो हो गया निशस्त्रीकरण, मगर ये निशस्त्रीकरण की जो उत्पत्ति है वो हुई कहाँ से? निशस्त्रीकरण की जो दिशा में बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही मनुष्य ने इस समस्या को जूझना शुरू कर दिया था, लेकिन इसमें कोई सफलता में नहीं मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने के तुरंत बाद ही यह समस्या पुनः दोबारा खड़ा हो गई। इस पर विचार विमर्श दोबारा चालू हो गया। आज भी बिना कोई सफलता प्राप्त किए जारी है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह समस्या इतनी जटिल हो गई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पहले तो यह प्रश्न पुराने तरीके से अस्त्र शस्त्र जैसे कि छोटे छोटे हथियार थे इसी तक सीमित था, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में, फिर इसकी जो समस्या है वो भयावह रूप लेता गया क्योंकि विश्व के सभी देशों को इसका भय या डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका या अन्य देश जो जिनके पास परमाणु संपन्न है वो देश उनके यहाँ गिरा ना दे। इसके चक्कर में सभी देशों ने क्या किया, परमाणु बम उन्होंने बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से क्या है धन, जनशक्ति और बहुत सारे जो पैसे हैं, जो एक सुख समृद्धि के लिए जो पैसे लगना चाहिए इंसानों के लिए, वो सभी क्या होना प्रारंभ हुआ, इन परमाणु बम के निर्माण में आरंभ हो गया या उसमें लगना आरंभ हो गया। ये तो निशस्त्रीकरण की उत्पत्ति, मगर जो निशस्त्रीकरण के जो आज वर्तमान समय में निशस्त्रीकरण के समय में सभी सोच रहे हैं, मगर इसकी आवश्यकता क्या है? निशस्त्रीकरण हमें हथियार या परमाणु बम या विभिन्न प्रकार के जो हथियार है उसे रखना क्यों नहीं चाहिए? इससे इस निशस्त्रीकरण क्या, इसमें कटौती करने की समस्या क्या है? निशस्त्रीकरण की महती आवश्यकता विश्व में शांति बनाए रखने और युद्ध को रोकने के लिए परम आवश्यक है। निशस्त्रीकरण का जो सिद्धांत है यह एक अलग से खड़ा हुआ एक तर्क है कि शस्त्रों के कारण युद्ध न केवल भौतिक दृष्टि से संभव है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी संभव है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्या करना है, अगर किसी के साथ युद्ध लड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक और व्यापारिक तरीके से भी युद्ध लड़ सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने माना है कि निशस्त्रीकरण आज वर्तमान समय में देखें क्यों आवश्यक है, तो आर्थिक एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए। कहने का मतलब ये है आज वर्तमान समय में क्या है, विश्व के सभी देश अपने देश को क्या है शक्ति संपन्न हथियार से संपूर्ण या पूरी तरीके से क्या करना पड़ रहा है, पूरी तरीके से संपन्न रखने के लिए ज़्यादा उनका मानना है कि कोई भी देश उनको किसी भी तरीके से हथियारों के मामले पिछाड़ ना सके, उसको पीछे न ढकेल सके। इस कारण से आज विश्व के सभी देश, अमीर देश, गरीब देश, कितने भी कमजोर देश है, वो सभी देश क्या करने के लिए अपने आप को हथियारों के दृष्टिकोण से ताकतवर बनाने के लिए सभी देश आज क्या कर रहे हैं, आज अपना जीडीपी का कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कार्यों में लगा रहे हैं या हथियार खरीदने में लगा रहे हैं, जिसके कारण से जो पैसा आज वर्तमान समय में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन समस्याओं को क्या करना चाहिए, इन समस्याओं को जूझने के लिए हमें पैसा खर्चा करना चाहिए, उसमें हम खर्चा ना करके क्या कर रहे हैं, हथियारों में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसके कारण से क्या है आज वर्तमान समय में विश्व के बहुत सारे जो जनसंख्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्या है
भूखमरी, बेरोजगारी और वस्त्रों की कमी या इन सभी समस्या से जूझ रही है, जबकि जो अमीर राष्ट्र है जो हथियारों का निर्माण करते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं इन कारणों से। इसलिए आज वर्तमान समय में क्या है कि विश्व के सभी देशों में क्या है, बेरोजगारी, भूखमरी या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, मानवीय समस्या, उन समस्याओं को क्या करने के लिए, सुलझाने के लिए हमें निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। जब निशस्त्रीकरण या विश्व के किसी भी देश के पास अगर हथियार नहीं होगा तो हम आसानी से अपने यहाँ निवास करने वाली जो जनता है उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये तो पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता ये है विश्व में शांति की स्थापना। कहने का मतलब ये है कि यह माना जाता है कि निशस्त्रीकरण की जो धारणा है विश्व में शांति स्थापना करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि शस्त्रों का विकास देश में सैनिक दृष्टि से और यह दृष्टि युद्ध की संभावना को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब ये कि क्या होता है कि जब किसी के पास क्या होता है, हथियार होता है या किसी भी प्रकार के जो हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए जो उपकरण होते हैं या यंत्र होते हैं, जब वो क्या होता है किसी इंसान के पास जब होता है तब वो इंसान अपने आप को शक्तिशाली समझना प्रारंभ कर देता है और सामने वाला को कमजोर समझकर क्या है उसमें हमला करना प्रारंभ कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, मदमस्त घमंड कहते हैं। इसी प्रकार से कारण क्या है, अगर अगर हथियार अगर किसी के पास अगर नहीं होगा, किसी के पास अगर नहीं होगा तो कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आसानी से हमला नहीं कर सकते। जबकि एक कोई भी देश है, किसी भी व्यक्ति के पास अगर हथियार है, मगर वो कितना भी सीधा हो, मगर एक निश्चित समय के बाद क्या है उस हथियार का जो ताकत है उस पे सर पे चढ़ जाता है। इसके कारण से क्या है एक युद्ध की या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। इससे क्या होगा, अगर निशस्त्रीकरण होगा तो विश्व में शांति स्थापना किया जा सकता है। अगर हथियार अगर किसी के पास अगर नहीं होगा तो छोटे मोटे मतभेद में भी क्या है युद्ध की स्थिति नहीं पनप सकती है। उसके बाद आता है तीसरा जो आवश्यकता है कि आणविक संकट से बचने के लिए। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में यदि आणविक युद्ध से विश्व को सुरक्षित अगर रखना है तो निशस्त्रीकरण ही उसका एकमात्र रास्ता है, क्योंकि शस्त्रों पर रोक लगाने या उसे कम करने से क्या आक्रामकों की पूर्णतः समाप्त तो नहीं किया जा सकता, मगर उसके सीमित करके क्या किया जा सकता है, जो नाभिकीय एवं आणविक शास्त्र का आज राष्ट्रों को आतंकित किए हुए हैं उन सभी को रोका जा सकता है। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में विश्व जो छोटे छोटे हथियार में भरोसा न करके के जो बड़े बड़े आणविक बम है, परमाणु बम है, मिसाइल है, उसको ईजाद कर रहे हैं, ताकि अगर किसी प्रकार के युद्ध की स्थिति बनती है तो मानते हैं कि विश्व के ज़्यादातर देशों ने क्या किया है, परमाणु बम ईजाद कर लिए हैं। अब इसके कारण से क्या है, विश्व के जो छोटे छोटे देश है जो जहाँ पर गरीबी भूखमरी है, उन सभी देशों ने भी क्या करना प्रारंभ कर दिया है, उन सभी देशों ने परमाणु बम का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। अब इसके कारण से अगर आने वाले समय में अगर युद्ध की स्थिति पनपती है तो सभी देश इसी से क्या हो जाएगा, परमाणु बम से ही लड़ेगा। और ज़्यादातर देश आज वर्तमान समय में इसके डर में है कि उन देशों के पास क्या है, परमाणु बम है। इसके कारण से जो भय है लोगों के मन में, उस भय से बचने के लिए भी क्या है, अभी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। उसके बाद आते हैं नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए आवश्यकता है। नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए कहने का मतलब है कि युद्ध के नैतिक औचित्य विश्वास रखने वाले विचारकों का मत है कि शस्त्र रखने का अर्थ है कि युद्ध की मौन स्वीकृति, और यह मौन स्वीकृति युद्ध को बल देती है और शस्त्रीकरण को नैतिकता के प्रतिकूल माने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हथियार है और आप अगर आपके पास हथियार है तो अगर अपने हथियार रखा है, इसका मतलब ये है कि आप युद्ध में भरोसा करते हैं और लड़ाई चाहते हैं और कभी भी किसी भी व्यक्ति को भरोसा नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के पास हथियार होता है तो हथियार होने के कारण ये मतलब ये है तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहता है और मारपीट करना चाहता है या युद्ध करना चाहता है। इसी कारण से वो क्या है, वो हथियार रखा है। उसके बाद कोई दूसरा कारण नहीं है, आप क्या नहीं करना चाहते हैं, हथियार रखना चाहते हैं, उसका कोई दूसरा कारण है। इसी कारण से कई बार क्या होते हैं, लोग जो आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं आपके साथ जो बातचीत वर्तमान समय में किसी भी परिस्थिति को लेकर आपके साथ बातचीत कर सकते थे, वो उस प्रकार की जो बात है वो आपके साथ नहीं करता। इसके कारण से क्या होता है, आपके मध्य जो ईमानदारी और सच्चाई और जो कर्तव्य निष्ठा से जो बात होनी चाहिए वो डर के कारण क्या नहीं होता, डर के कारण सही तरीके से संचार नहीं हो पाता, वार्तालाप नहीं होता। ये भी एक कारण है क्या है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। उसके बाद आते हैं उपनिवेश व साम्राज्य करने के लिए। कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय आप लोगों ने देखे होंगे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी हथियार एवं पैसे के माध्यम से क्या कर दिया है, विश्व के विभिन्न देशों को अपने गुलाम बनाकर रखे हैं। अब प्राचीन काल में हमने भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे देश थे, बहुत सारे पूरे 1945 से पहले बहुत विश्व का कम से कम 70% जो देश है वो 20 या 30% देशों के नियंत्रण में था। इसका मुख्य कारण यही था कि विश्व के सभी देश इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और ज़्यादा पैसा थे,
इसके कारण से उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाकर रखा था और उन देशों को अत्याचार कर रहा था। अगर इसी प्रकार की प्रक्रिया आज भी वर्तमान समय में कुछ देशों के साथ है, तो इस प्रकार की जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को अगर समाप्त करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो निशस्त्रीकरण की सोच है उसे अपनाना होगा। जब तक इसे अपनाएंगे नहीं, तब तक हम क्या नहीं कर सकते, जो साम्राज्यवाद है और उपनिवेशवाद है उसको समाप्त नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं लास्ट, इसमें आवश्यकता निशस्त्रीकरण की आवश्यकता बताया गया है कि समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए। कहने का मतलब ये कि अगर किसी प्रकार की समस्या आज वर्तमान समय में उत्पन्न होती है या होती थी, तो हम क्या करते थे, जिसके पास हथियार होता था वो अगर छोटी मोटी समस्या आ जाती है, तो उस समस्याओं को सामने वाले के साथ क्या है, युद्ध करके, लड़ाई झगड़े करके क्या करते हैं, और इसके कारण से क्या है, फिर युद्ध की स्थिति पनपती है और ज़्यादा से ज़्यादा आय क्या है, जनधन की हानि होना प्रारंभ हो जाता है। अब इसके कारण से क्या है, जो छोटी छोटी समस्याएं कभी भी युद्ध के रूप धारण कर लेते हैं। इसे को क्या करने के लिए, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं को क्या करने के लिए, छोटी छोटी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान दिया जा सके। जैसे कि दो देशों के मध्य अगर छोटी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उन समस्या को अगर निपटाना है, तो अगर हथियार नहीं होगा तो कभी भी क्या है, कोई भी देश युद्ध में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि हथियार के बिना कोई भी देश युद्ध में जाना नहीं चाहेगा। इससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार की जो मसला है, समस्या है, उसे आसानी से क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। इसके कारण से भी क्या किया जाता है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। निष्कर्ष, अब अंत में जो निशस्त्रीकरण की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए माना जा सकता है कि वर्तमान विश्व में बिगड़ती हुई स्थितियों को देखते हुए निशस्त्रीकरण की जो मार्ग है उसको अपनाना परम आवश्यक हो जाता है। मगर क्या निशस्त्रीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके लिए कुछ प्रयास किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? तो युद्ध के दुष्परिणामों से बचने के लिए समय समय पर निशस्त्रीकरण के प्रयास होते रहे, किंतु महायुद्धों के पूर्व इस प्रकार के प्रयासों का अधिक आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले क्या, जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो समान हथियारों द्वारा लड़ा जा रहा था, जो ज़्यादा विनाशक नहीं थे। मगर 1899 और 1907 के हैंग अभिसमयों के सैनिक हथियारों के नियंत्रण की आवश्यक बताया गया, और महायुद्धों में हुए भीषण नरसंहार के ने अंतर्राष्ट्रीय समाज को इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता पड़ी और इस ओर इंगित किया, इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की। राष्ट्र संघ द्वारा किए गए कुछ निशस्त्रीकरण के प्रयास माने जाते हैं, जिसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्र संघ के विधान की धारा 8 में शांति स्थापना करने के लिए उन्होंने शस्त्रों की कमी की आवश्यक बताते हुए इसके लिए उन्होंने विस्तृत योजना का निर्माण करने का कार्य किया। इस कार्य के लिए उन्होंने जनवरी 1920 में स्थायी परामर्श आयोग का निर्माण किया, और इस आयोग में सदस्यों के जो सदस्य राज्यों की स्थल जल और नभसेना विशेषज्ञों को रखा गया था। अतः परिणाम निश्चित ही विपरीत आने की संभावना थी। इसलिए नवंबर 1920 में इसमें राजनयिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल कर लिया गया। अस्थायी मिश्रित आयोग का गठन भी किया गया, और मिश्रित आयोग की विचार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि विभिन्न देशों के जो सुरक्षा की जो गारंटी के जो सशस्त्र घटाने को जो तैयार नहीं होंगे, उनके लिए पारस्परिक सहायता संधि का मसौदा तैयार किया जाएगा, किंतु ब्रिटेन आदि देशों द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। असफलता पर 1924 को में अस्थायी मिश्रित आयोग ने काम करना बंद कर दिया, और 1925 में यह प्रारंभिक आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1930 में दोबारा निशस्त्रीकरण की योजना का एक अस्थायी प्रारूप तैयार किया गया, और उसे पास करने की सफलता प्राप्त हुई। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत स्थल युद्ध की रण सामग्री पर बजट नियंत्रण किया जाए, और अनिवार्य सैनिक सेवाओं की अवधि घटाई जाए, और सैनिकों की जो संख्या है बिना किसी भेदभाव के नियंत्रित किया जाए। रासायनिक एवं जीवाणु युद्धों को रोका जाए, तथा हवाई अस्त्रों को अश्वशक्ति के आधार पर नियंत्रित किया जाए, और सैनिक जहाज़ों पर 1922 के वाशिंगटन सम्मेलन के तथा 1930 के लंदन सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लागू किया जाए। यह स्थायी निशस्त्रीकरण के आयोग का द्वारा बनाया गया एक सोच था। मगर इन प्रस्तावों के अनुसार 3 फरवरी 1932 को एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन जिनेवा में भी हुआ, और इस सम्मेलन में विश्व के 57 देशों के प्रतिनिधि आए, और ये प्रतिनिधि अपने साथ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लेकर आए, और फ्रेंच प्रतिनिधि ने इसे सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की एक निरोधात्मक तथा दंडात्मक सेना का
बनाने का प्रस्ताव रखा और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि ने भी प्रस्ताव रखे, लेकिन जर्मनी की मांग थी कि उसे निशस्त्र करते समय वर्चस्व की संधि में यह तय था कि अन्य देशों के शस्त्र की भी कम कर दिए जाएंगे, किंतु जर्मनी ने इस मांग को पूरा नहीं किया गया। परिणामतः जर्मनी सम्मेलन से बाहर हो गया और एक सप्ताह के बाद राष्ट्र संघ की भी सदस्यता उसने छोड़ दी। यह कहा जा सकता है कि 1935 में जर्मनी ने वर्साय संधि के निशस्त्रीकरण के संबंधित उपबंधों का उल्लंघन कर स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए सुमा ने लिखा है कि राष्ट्र संघ द्वारा संसार में निशस्त्रीकरण के प्रयासों का आरंभ जर्मनी ने एक पक्षीय निशस्त्रीकरण से हुआ था और जर्मनी ने एक पक्षीय पुनः संशोधन करके इस प्रयास को अंत कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में भी क्या निशस्त्रीकरण के संबंध में कुछ प्रयास किए गए थे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निशस्त्रीकरण के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हुए दोनों महाशक्तियों साम्यवादी एवं गैर साम्यवादी शक्तियों के दृष्टिकोण में विरोधाभास दिखाई तो देता था, मगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया है, इसके अतिरिक्त निजी वार्ताओं द्वारा भी निशस्त्रीकरण करने का प्रयास किया है। निशस्त्रीकरण के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कुछ कदम उठाए गए हैं। कुछ प्रथम कदम के रूप में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, इसके सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को बनाया गया। कनाडा भी था। आयोग की प्रथम बैठक में अमेरिका ने निशस्त्रीकरण के लिए बारूद योजना प्रस्तुत की या विभिन्न प्रकार की योजना का निर्माण करने का कार्य किया, जिसमें अगर देखें तो जिनेवा शिखर सम्मेलन 1955 में अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन के बीच एक वार्ता स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अल्जाइनहावर ने इस सम्मेलन में उन्मुक्त आकाश योजना को प्रस्तुत किया और इस योजना का उद्देश्य था अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अपने ही सैनिक बजट उत्पादन तथा वर्तमान में विकास की जो सूचनाएं दे और परस्पर जांच व निरीक्षण के लिए सहमत हो। यह कहा जा सकता है कि इन दोनों के मध्य विभिन्न प्रकार की जो सोवियत संघ एवं अमेरिका के मध्य जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी हथियारों को लेकर, उसके संबंध में उन्होंने बात किया कि दोनों देश अपनी जो सैनिक बजट है, जो ज़्यादा पैसा वाला लगाते हैं सैनिक में, विधि हथियारों में, उसको कम करें और एक दूसरे के जो तरीका है क्या है, सैनिक अड्डों को, वैदेशिक सैनिक अड्डों को खत्म कर देना चाहिए। एक दूसरे देशों के साथ क्या करने का मतभेद का जो तरीका है या रणनीति तैयार करते हैं वो भी समाप्त कर देना चाहिए। उसके साथ साथ बुल्गानिन योजना का 1958 में सोवियत प्रधानमंत्री बुल्गानिन की एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें कुछ बिंदु रखे गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अणु बमों को परीक्षण को बंद कर दिया जाना चाहिए। सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन आणविक अस्त्र शस्त्रों को परित्याग कर देना चाहिए। नाटो तथा वर्सा पैक्ट दोनों में अनाक्रमण समझौता हो और जर्मनी व अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं को घटाया जाए और आकस्मिक आक्रमणों को भी रोका जाए। यह बुल्गानिन योजना बनाया गया था। उसके साथ साथ रकाबी योजना, मार्च 1958 में पोलैंड के विदेश मंत्री ने एक योजना प्रस्तुत किया, जिसमें रकाबी योजना कहते हैं। योजना में यूरोपीय सुरक्षा और शांति हेतु पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणु विहीन क्षेत्र बनाने के सुझाव दिया गया था। यह भी प्रस्ताव असफल रहा। सोवियत प्रस्ताव में मार्च 1958 में सोवियत संघ ने एक प्रस्ताव और रखा। वह अपने सभी आणविक परीक्षण को इस दशा में बंद करना चाहता था कि अन्य देश भी अपने आणविक परीक्षण कर देंगे। प्रत्युत्तर में अमेरिका का यह मत था कि वह विश्वास हो जाएगा कि सोवियत संघ ऐसा कर रहा है तो वह भी अपने आणविक परीक्षण बंद करने के बारे में सोचेगा। मगर अक्टूबर 1958 में जिनेवा सम्मेलन में निशस्त्रीकरण के अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, किंतु कोई महत्वपूर्ण समझौता संभव नहीं हो सका। उसके बाद दोबारा जिनेवा सम्मेलन 1960 में 10 राष्ट्रों के एक सम्मेलन हुआ। इसके साथ ही आणविक के 3 सदस्य आणविक परीक्षण निषेध सम्मेलन भी हो रहा था, किंतु दोनों ही सम्मेलनों में निशस्त्रीकरण के संबंध में कोई विकास नहीं हो सका और 1961 में महासभा ने उस भारतीय प्रस्ताव को भी स्वीकार किया, जिसमें आणविक परीक्षण को जब तक कोई समझौता न हो तब तक इसका परीक्षण बंद किया जाए। जिनेवा निशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन 1962 में और भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया था कि आणविक परीक्षण का पता लगाने के लिए तटस्थ राष्ट्रों के स्टेशन बनाया जाए और सोवियत संघ द्वारा प्रस्ताव था कि सभी आणविक शक्तियों यह निश्चय करे ले कि वैदेशिक भूमि पर आणविक अड्डे नहीं बनाएंगे, किंतु प्रस्ताव गंभीरता से नहीं लिए गए और उनका महत्व सिर्फ कागजी ही रहा। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे जो प्रयास है निशस्त्रीकरण करने के प्रयास है, बहुत सारे जो प्रयास है वो समय समय पर जैसे कि सीमित परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 में निशस्त्रीकरण के प्रयासों में अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु 1963 में
प्रथम अमेरिका, सोवियत संघ व ब्रिटेन में सीमित परमाणु प्रतिबंध संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर कर ली। निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ प्रगति सूचक कदम बढ़ाए और इस संधि के अनुसार से तीनों आणविक शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में अंदर बाहर आंतरिक प्रदेश के वायुमंडल में किसी प्रकार का विस्फोट नहीं करेंगे। भले ही ये संधि कुछ असीमित अवधि के लिए ही थी, मगर कुछ किंतु हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के लिए यह एक अधिकार अवश्य दिया गया था कि उस समय स्वयं को इस संधि से अलग कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसी असामान्य घटना घटित हो जाए जिससे संबंधित देश को हित में संकट पड़ जाए, तो यह क्या कर सकता है, इस संधि से अलग हो सकता है। उसके ही प्रकार अगला संधि या समझौता हुआ था बाह्य आकाश संधि, जिसमें कोई भी जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने किसी भी प्रकार का आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों को भेजा जाना को निषिद्ध माना गया था और इसी के समय बात की गई थी। उसके बाद आते हैं परमाणु अप्रसार संधि 1968। इसके निशस्त्रीकरण के क्षेत्रों में अब तक के प्रयासों में यह युगांतकारी घटना भी माना जाता है। सोवियत संघ व अमेरिका के बीच 1968 में एक परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि हुई, जिसमें मुख्य धाराएं निम्न थी, जिसमें परमाणु राज्यों द्वारा परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम बनाने की रहस्य की जानकारी नहीं देंगी। परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने की किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे। उसके बाद हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और ऐसे राष्ट्र जिनमें परमाणु अस्त्र का निर्माण की तकनीक क्षमता है, वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए ही करेंगे। इस प्रकार से उसके मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। उसके बाद न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि, कहने का मतलब 1971 में 3 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ सहित 64 देशों ने न्यूक्लियर युद्ध समुद्र तल संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा इसे दिसंबर 1970 में स्वीकृति दी गई। संधि के अंतर्गत प्रत्येक देश द्वारा 19 किलोमीटर की प्रादेशिक समुद्र सीमा को छोड़कर समुद्र तल और समुद्र तल के ऊपर अस्त्र शस्त्र अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। उसके साथ साथ सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वियना में सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता शुरू हुई, जिसमें 22 मई 1972 को अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के दोनों के बीच मास्को में ऐतिहासिक परमाणु परिसीमन संधि संपन्न हुआ। इसमें कहा गया था कि अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा और कोई भी हल्के या पुराने किस्म के भू प्रक्षेपास्त्र जो जमीन पे परीक्षण किया जा सके या उस पर सुधार नहीं करेगा और अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के लिए योजना नहीं बनाया जाएगा। दोनों पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपास्त्र युक्त आधुनिक पनडुब्बियों को निर्माण नहीं करेंगे। यद्यपि निर्माणाधीन पनडुब्बियों को पूरा करने की छूट रहेगी। संधि और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आक्रामक प्रक्षेपास्त्र व प्रादीपकों का आधुनिकीकरण करने की स्थानापन्न अस्त्र बनाने के अधिकार दोनों देशों को प्राप्त होगा। संधि के अनुपालन की जांच के लिए हर एक राष्ट्र केवल वही विधियां अपनाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए मान्य सिद्धांतों के अनुरूप हो। इस पंचवर्षीय संधि में जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल प्रमाणित होने की किसी पक्ष पे 6 मास के नोटिस पर रद्द किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे इसमें संधि समझौते का निर्माण किया, जिसमें आणविक आयुध परिसीमन संधि, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन संधि, साल्ट समझौता संधि, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सम्मेलन 1982, उसके बाद निशस्त्रीकरण के अस्त्र शस्त्रों की दौड़, जिनेवा वार्ता, परमाणु परीक्षणों पर रीगन की प्रभाव। उसके बाद आते हैं अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षण 1986 में, नाटो द्वारा अमेरिका रासायनिक शस्त्र योजना अनुमोदन। उसके बाद आते हैं अमेरिका द्वारा घातक हथियारों का निर्माण, रीगन गोर्बाचोव वार्ता विफल अक्टूबर 1986, महासभा द्वारा परमाणु हथियारों की प्रस्ताव पारित, सोवियत संघ द्वारा स्टार वार के विरुद्ध तैयारी, अमेरिका द्वारा साल्ट संधि का उल्लंघन। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परमाणु हथियारों पर रोक की मांग, जिनेवा वार्ता 1987, चीन द्वारा परमाणु परीक्षण, प्रक्षेपास्त्र हटाने का सोवियत संघ का प्रस्ताव, निशस्त्रीकरण विश्व सम्मेलन अगस्त 1987, सितंबर 1987 में सोवियत अमेरिका समझौता। बहुत सारे समझौता किए गए हैं, मगर निशस्त्रीकरण के कुछ नए परिधि से देखने को भी मिला। कहने का मतलब कि प्रस्ताव में भेदभाव रहित या सार्वभौमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण के सभी प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियारों को समाप्त करने की भारत की वचनबद्धता लगातार परिलक्षित रही। निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित मामलों पर देश की दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौतियों को हल करने के लिए सहयोगी प्रवास को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ
क्रियाकलापों और उनकी परंपरा पर आधारित है। और मई 1998 में प्रमुख देशों के साथ शुरू की गई द्विपक्षीय वार्ताओं में जारी रखने के लिए जोर दिया गया और अप्रसार और निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय हितों अनिवार्य को वचनबद्ध करने के लिए सुमेलन की प्रगति लाई गई। आसियान क्षेत्रों में मंच पर भारत की भागीदारी और ज़्यादा गति मिलती गई और भारत ने इस वर्ष एशिया में क्रियाकलापों और स्वाद उपायों के लिए संबंधित बैठकों में भाग लिया। उसके साथ साथ क्या है, निशस्त्रीकरण पे कुछ सम्मेलन और भी किए गए जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या किया जा सके, हथियारों को कम किया जा सके, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण अगर योगदान रहा, जिसमें निशस्त्रीकरण एक सम्मेलन एक मात्र बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण संधि वार्ता का निकाय निशस्त्रीकरण सम्मेलन 2003 में 3 सत्र हुए। भारत में इस वर्ष प्रथम सत्र के प्रथम 4 सप्ताह के लिए निशस्त्रीकरण के सम्मेलन की अपनी बारी की अध्यक्षता मिली और इस अवसर पर तत्कालीन विदेश सचिव कपिल सिब्बल ने अपने वक्तव्य में सार्वभौमिक सुरक्षा की चुनौती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के आयामों पर प्रकाश डाला और आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के बीच संपर्कों को उजागर किया और उन्होंने विखंडनीय पदार्थों को कम करने की संबंधी संधि और बाह्य आंतरिक सशस्त्र दौड़ को रोकने के लिए उन्होंने इस वार्ता में वचनबद्धता बताई। उसके साथ संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग 2003 में संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीय आयोग के महानियोग में 31 मार्च से 17 अप्रैल 2003 को हुआ और इस सम्मेलन में भी 2000 में 2 विषयों पर नाभिकीय निशस्त्रीकरण के प्राप्त करने के उपाय और पारस्परिक हथियारों के क्षेत्र में व्यवहारिक विश्व उत्पादक उपाय पर 3 वर्षीय चक्र के भाग के रूप में विचार करने शुरू किया और 2003 में इन्हीं दोनों के विषयों पर विचार करने के लिए भारत ने दोनों विषयों पर संधि वार्ता में कुछ सक्रिय भाग लिया। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा में भी भारत ने क्या है, सामान्य सम्मेलन का 47वां 16 से 20 सितंबर 2003 में हुआ। इस परिवहन सुरक्षा संबंधी रक्षोपाय को मजबूत बनाने के संबंध में संकल्प महत्वपूर्ण मसले में भारतीय राजदूत की अध्यक्षता में परिवहन सुरक्षा संकल्पों को रिकॉर्ड समय में सर्वसम्मति मिली। यह कहा जा सकता है कि भारत ने भी कुछ क्या किया था इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, निशस्त्रीकरण के संबंध में उपाय, मगर इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष रूप से चिंतित एवं प्रयत्नशील है। आज परमाणु हथियारों के मानव जनित विनाश के कगार पर खड़ा है और फरवरी 2005 की स्थिति में अगर देखें तो आज वर्तमान समय में अमेरिका ने अब तक 1945 में सबसे पहले उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था और लास्ट परमाणु परीक्षण उन्होंने 1992 में किया था और अब तक 1032 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। इसके कुछ रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन और भारत, पाकिस्तान ने कितने परमाणु परीक्षण अब तक किए उसके संबंध में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।